हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है एरर्स। एरर्स मतलब गलतियाँ। अब देखिए, गलतियाँ तो हम सब करते हैं यार। एरर्स, गलतियाँ हम सब करते हैं। गलतियाँ जो है, गलतियाँ करना इंसान की फितरत है। अगर गलतियाँ करना इंसान की फितरत है तो उन गलतियों के बारे में पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है यार। तो वही जिम्मेदारी निभाते हुए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरर मेजरमेंट क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती है उनकी। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब एरर देखिए होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई लेंथ है यार, ये लेंथ है। इस लेंथ को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ। इस लेंथ को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ और मान लीजिए इसमें इसकी जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी यार। और मैंने एक मेजरमेंट किया किसी स्केल से और वो जो मेजरमेंट आया वो आया 4.9 मीटर। तो यानी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें 0.1 मीटर का एक एरर आ रहा है यार। अब वो एरर कैसे पता करा मैंने, कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया है, तो मेरे पास सीधा सीधा एरर आ गया। तो इसी बेसिक सी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। तो एरर को अच्छे से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक भी आता ही है यार साथ में। एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है? देखिए, एक्यूरेसी वर्ड से ही पता लग रहा है आप कितने एक्यूरेट हो। एक्यूरेट का मतलब है जैसे आपको एक टारगेट दिख रहा है, इसमें मेन हमारा टारगेट होता है 10 नंबर, कि हमें बिल्कुल सेंटर में टारगेट करना है 10 नंबर पे। और एक केस होता है प्रिसीशन का। अब प्रिसीशन का समझेंगे क्या होता है, पहले तो एक्यूरेसी देखते हैं यार। अब 10 नंबर पे अगर मुझे टारगेट करना है और मैंने इसमें टारगेट अपना सेट करके इस पर निशाना लगाया, और मेरा जो निशाना लगाना है यार वो कुछ इस तरीके से लगा। एक तो यहाँ मैं 5 निशाने लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा और लास्ट वाला यहाँ लगा है। ठीक है, तो मेरे पांचों के पांचों जो निशाने हैं वो इस पीले वाले पोर्शन में है यार। इसका मतलब क्या है कि जहां पे मुझे निशाना लगाना था 10 नंबर पे, वो सभी के सभी लगभग उसी रीजन में है। 10 के पास ही तो है ना। तो यानी हम जिस वैल्यू को टारगेट कर रहे थे, यानी ये क्या है, हमारी एक तरह से ट्रू वैल्यू बोल देते हैं इसको हम। जिस वैल्यू को हम टारगेट कर रहे थे हम उसके कितने ज़्यादा नज़दीक हैं। अगर हम उसके ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादा एक्यूरेट हैं, तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है यार। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हम ट्रू वैल्यू के कितने पास हैं। क्लियर है। अब प्रिसीशन क्या होता है यार? प्रिसीशन का मतलब होता है भले ही हम अपनी ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, लेकिन हमने अगर निशाना लगाया, मान लो 5 मैंने निशाने लगाए इसमें, एक निशाना ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। भले ही मैं अपनी ट्रू वैल्यू के पास नहीं हूं, लेकिन मैं जहां भी हूं, जो भी 5 के 5 निशाने मैंने लगाए वो एक छोटे से रीजन में ही है ना। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं, हमारा प्रिसीशन अच्छा है। भले हमारी एक्यूरेसी नहीं है लेकिन हमारा प्रिसीशन अच्छा है। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है यार, कि हमारी प्रिसीशन भी अच्छी हो और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। जैसे अब अगर मैं एक केस बोलूं कि मैंने कोई निशाना लगाया और पहले केस में मेरे निशाने 5 के 5 इस तरीके से लगे यार कुछ, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मैं एक्यूरेट तो हूं यार, और साथ साथ प्रिसाइज भी हूँ। यानी प्रिसीशन भी है मेरे पास, एक्यूरेसी भी है और प्रिसीशन भी है। लेकिन दूसरा केस अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये मेरे पास 5 निशाने हैं मेरे, तो इस केस में मैं एक्यूरेट नहीं हूँ। इस केस में मैं एक्यूरेट नहीं हूँ लेकिन मैं प्रिसाइज हूँ यार, मेरा प्रिसीशन अच्छा है, मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक केस क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है कि एक एक्यूरेट है, एक प्रिसाइज है, एक्यूरेट। एक हो सकता है कि एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तो है, ये देखिए एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीशन नहीं है। प्रिसीशन नहीं है क्यों? क्योंकि पास पास नहीं है आपको ये चीज़ें दिख रही, लेकिन ये सारे के सारे ट्रू वैल्यू के आसपास ही दिख रहे हैं। तो ये क्या है? एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। एक केस क्या होगा, ना तो वो एक्यूरेट होगा और ना ही वो प्रिसाइज होगा यार। ये कोई तुम्हारे जैसा है यार जो निशाने मार रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीशन भी नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन का बेसिक सा मीनिंग यार ये है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक जो है एरर्स। एरर क्या बताया था अभी मैंने? एक मैंने बोला था कि मैं एक 5 मीटर की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ और मेजरमेंट के बाद मेरे पास जो आया वो 4.9 आया, तो उसमें एरर मैंने निकाला।
अब एरर को मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ यार, जैसे एरर को मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ कि मेरे पास एक ट्रू वैल्यू होगी, मेरे पास एक ट्रू वैल्यू होगी और मेरे पास एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू में से जब मैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एरर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन है एरर की। जैसे मैंने क्या बोला था कि एक लेंथ है मेरे पास, ये 5 मीटर है, मुझे पता है ये 5 मीटर है। अब मैंने किसी को इसको मेजरमेंट करने के लिए दिया, भाई उसने इसको मेजर किया कि भाई साहब ये तो 4.9 मीटर है, तो इसमें तो फिर 0.1 मीटर का एरर आ गया ना यार। ये ट्रू वैल्यू थी इसकी 5 मीटर और 4.9 ऑब्जर्व वैल्यू थी, तो इसमें 0.1 मीटर का एरर आया है। अब ये एरर जो आ रहा है ना, इसके कॉजेज क्या है यार, किस वजह से आता है ये एरर, किस वजह से आ रहा है। देखिए स्किल्स, किसी के पास वो स्किल्स नहीं है एक्सपेरिमेंट करने की, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलतियां करेगा उसमें यार, ठीक है। सॉरी। अगर किसी के पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है एक्सपेरिमेंट को मतलब करने की, तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास एरर आ सकता है यार। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, बेसिक से रीज़न यही रहेंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने रीडिंग्स को नोट किया और रीडिंग्स को नोट करते टाइम हमने रीडिंग नोट करने में गलती कर दी, तो वहां से भी तो एरर आएगा ना फिर यार, तो वो भी एक तरह का एरर ही है यार। तो एरर कैसे आ रहा है, इन सब मेन, मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इसकी वजह से एरर आ रहा है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो सकती है, स्किल्स की कमी हो सकती है, उसको नोट करते टाइम हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो एरर आने की बहुत सारी एक तरह से सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फाइल बनाते हैं तो उसमें सोर्सेज ऑफ एरर लिखते हैं लास्ट में, तो उन्हीं की बात हो रही है कि किस वजह से एरर आ रहा है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। अब एरर आगे पढ़ने से पहले हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहली चीज़ इसमें रहेगी एब्सोल्यूट एरर, कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है यार। फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है यार। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है यार, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर, और इससे भी पहले हम एक और चीज़ की बात करेंगे जो है ये ट्रू वैल्यू यार। आपके दिमाग में तो आया ही होगा कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है ये कहाँ से आई हुई है। जैसे मान लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यार ये वैल्यू मुझे पता कैसे चली, भगवान थोड़ा ना बता गए थे। अब ये वैल्यू भी तो एक्सपेरिमेंट से ही आई है। अब हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हम जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आई, जैसे एक 9.8 आ गई, 9.6 आ गई, 9.54 आ गई, 9.68 आ गई, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन कर ली। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जब मैं इन सभी वैल्यूज़ का मीन निकाल रहा हूँ ना, तो मीन निकालने पे मुझे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तो जो 9.8 वैल्यू है ना, वो इन सभी वैल्यूज़ का मीन है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। चलिए ठीक है, इसको एक जनरल एक्सप्रेशन की टर्म में भी हम पढ़ लेते हैं यार। अब जनरल एक्सप्रेशन की टर्म में कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है यार। ट्रू वैल्यू, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मैं उसमें एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने अलग अलग रीडिंग्स ली, जिसमें मेरे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN तक की मैंने उसमें रीडिंग्स ली, ठीक है। A1, A2, A3, A4, A5, AN तक, मतलब सो ऑन AN तक मैंने उसमें रीडिंग ली। अब यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, मैं इन सभी वैल्यूज़ का क्या निकालता हूँ, अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को हम बोल देते हैं, वो क्या है, ए बार है यार। बार से हम मीन दिखाते हैं, तो ए बार क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाय N। तो ये क्या है, मेरे पास एक मीन वैल्यू आई है, अरिथमेटिक मीन आया है मेरे पास, और इस अरिथमेटिक मीन को ही हम क्या बोलते हैं यार, ट्रू वैल्यू बोलते हैं।
इस अरिथमेटिक मीन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो अगर मैं ट्रू वैल्यू को कहीं भी बात कर रहा हूँ तो मैं इस ए बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक नई चीज़ और आई है यार कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर ना, हम ये देखेंगे कि जितनी भी मेरे पास रीडिंग आई हैं, जितनी भी हमारे पास रीडिंग आई है ना, ये जितनी भी A1 A2 A3 A4 जितनी भी मेरे पास रीडिंग आई है, ये एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट A1 की बात करूँ, भाई मुझे पता करना है कि ये A1 जो वैल्यू है ये इस ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, A1 की। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको मैं डेल्टा A1 से डिनोट करता हूँ, और ये इक्वल होता है A बार माइनस A1 के, A बार माइनस A1। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टर्म। अब अगर मान लो मैं एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ डेल्टा A2, तो वो क्या होगा, A बार माइनस A2, ठीक है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड टर्म डेल्टा A3, वो क्या होगा, ये होगा यार। एंड सो ऑन एब्सोल्यूट एरर इन nth टर्म, वो क्या होगा, A बार माइनस AN, A बार माइनस AN। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर आया है। ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर आया है। अब अगर मैं इसी एब्सोल्यूट एरर के मीन की बात कर दूं यार, जिसको मैं बोल रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर है मेरे पास उन सब का मैं मीन निकाल दूंगा। जितने भी एब्सोल्यूट एरर है मेरे पास उन सब का मैं अगर मीन निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे पहला टर्म मेरे पास क्या है, देखिए एक बात और जितनी भी ये वैल्यूज आ रही हैं डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा AN, अब ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो मेरी ट्रू वैल्यू है, कोई भी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मान लीजिए उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो 5 है, और मेरे पास जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले केस में जो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 4.5, फिर मेरे पास आया है 4.8, फिर मेरे पास आया है 6.1, फिर मेरे पास आया 5.8। तो ऐसे करके मेरे पास रीडिंग आ गई। तो अब अगर मैं 4.5 वाले केस में एब्सोल्यूट एरर देखूं, तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा मेरे पास 5 माइनस 4.5 आएगा, यानी 0.5 आएगा एब्सोल्यूट एरर। इस केस में देखूं तो 0.2 आएगा, 5 माइनस 4.8। लेकिन जब मैं इस केस में उसको देखूंगा 5 माइनस 6.1, इट इज माइनस के 1.1, इस वाले केस में माइनस के 0.8, ठीक है ना। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है यार। एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो हम इन सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज की पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है किसी भी वैल्यू को, अगर x मेरे पास नेगेटिव में है यार, x मेरे पास ये x जो है वो नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसके ऊपर मैं मोड लगा देता हूँ, तो ये पॉजिटिव x बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स हैं उन सब का मैं मोड कर दूंगा यार, डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 एंड सो ऑन मोड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थी, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स थी n, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा A बार से। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा A बार से। तो डेल्टा A बार क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी एक चीज़ मेरे पास आई थी A बार, वो क्या था, उसकी ट्रू वैल्यू थी, और एक चीज़ आ गई मेरे पे डेल्टा A बार। क्लियर है। तो अब आपने कई बार कुछ ऐसे देखे हुए, मतलब ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि कोई भी लेंथ है मान लीजिए, उसको 5 प्लस माइनस 0.02 मीटर करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसका मीनिंग सीधा सीधा होता है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, उसमें ये पता लगता है। जैसे अब मैं ए की बात कर रहा था, तो अब मैं फाइनली ए को कैसे लिख सकता हूँ, मैं ए को लिख सकता हूँ ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार,
अब ये तो चीज़ें पता लग गई मुझे, यानी फाइनली अगर मुझे ए को लिखना है तो ए बार क्या था, ए बार थी यार ट्रू वैल्यू, ए बार थी ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए बार क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम किसी भी टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगली बात हम करें अगर, तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है यार? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है? देखिए, रिलेटिव एरर को हम डेल ए से दिखाते हैं। जैसे ए की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ए की कैलकुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो भी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर अभी निकाला, उसको अगर मैं इस ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रिलेटिव एरर आता है यार। यानी मेरे पास क्या आता है, रिलेटिव एरर। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? और रिलेटिव एरर से ही मुझे परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस डेल्टा ए बाय ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये हम पढ़ के भी आए हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब एरर्स हम देख रहे हैं, जैसे एक टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एक टर्म को मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लीजिए दो अलग अलग मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब इन दो अलग अलग वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो इनसे मुझे एक नई वैल्यू मिलेगी। अगर ऐड कर रहा हूँ तो एक नई वैल्यू मिलेगी, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एक नई वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक नई वैल्यू मिलेगी, डिवाइड कर रहा हूँ तो एक नई वैल्यू मिलेगी। तो अब उस नई वैल्यू में कितना एरर है यार, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, एरर इन एडिशन। वही कि भाई मेरे पास एक टर्म है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एक टर्म है बी इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है, यानी z बनाना है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखिए, जब मैं दो कुछ इस तरह की टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा बाद में, वो भी तो कुछ इसी तरह की उसमें आएगा यार, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z में ही आएगा वो रिजल्ट यार, है ना। तो इक्वल्स टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी को एक साथ रख लेते हैं यार, ए प्लस बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है इतनी बात? तो ए प्लस बी यहाँ से प्लस माइनस कॉमन आ सकता है, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी मेरे पास z की तो ये वैल्यू है यार, ये तो z है। अगर मैं दोनों साइड, ये है ना इधर z प्लस माइनस डेल्टा z, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये वैल्यू z की है, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू डेल्टा z की है। तो यानी जब मैं एडिशन कर रहा हूँ तो जो इनके ये वाली टर्म थी, मीन एब्सोल्यूट एरर वाली टर्म्स थी, ये सिंपली ऐड हो रही हैं, ये सिंपली ऐड हो रही हैं। ठीक है, देखिए अभी आगे आप एक चीज़ देखोगे कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ना, उसमें भी ये चीज़ ऐड ही होगी। मैं इसका पहले रीज़न आपको बता देता हूँ, आगे समझने में ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, ठीक है, अ, आपने दो मेजरमेंट्स किए, ठीक है, एक बार आपने मेजरमेंट किया और आपके पास एरर आया 1 यूनिट का, और एक बार आपने मेजरमेंट किया आपके पास एरर आया 3 यूनिट्स का। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें मैक्सिमम एरर 3 तो आ ही सकता है यार, कि जो ज़्यादा वाला एरर है उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। कि अगर मुझे एक कंक्लूजन निकालना है कि इसमें कितना एरर हो सकता है, तो दैट विल बी 3। कि एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई इसमें कितना एरर हो सकता है, 3 एरर हो सकता है। 1 बोल सकते थे आप, लेकिन फिर ये वाला केस नेगलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 3 वाला केस को कंसिडर कर रहे हो तो उसमें 1 वाला इंक्लूड हो गया कि 3 यूनिट्स का एरर है, इसका मतलब 1 यूनिट का भी एरर हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर ही कंसिडर किया जाएगा इसमें, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर आप कर रहे हो। तो मैक्सिमम एरर कितना था, 3। तो हमने क्या बोला कि इस एक्सपेरिमेंट में 3 यूनिट्स का एरर होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए अगला केस समझिए, एरर इन सब्ट्रैक्शन कैसे बात करते हैं इसकी। वही बात है कि एक है मेरे पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए,
एक है मेरे पास b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है इतनी बात? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? z इज इक्वल टू a माइनस बी की बात कर रहे हैं। z को कैसे लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z। a को क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b को क्या लिखेंगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, और इसको माइनस प्लस हो जाएगा यार, ये डेल्टा b पहले प्लस माइनस था, माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी को साथ रख लो यार, और प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू ये आ गई। ये बात तो साफ दिख रही है कि ये वैल्यू किसकी है भाई? ये z की है। अब यहाँ से ना मुझे इसमें से क्या करना है? मुझे डिसाइड करना है कि डेल्टा z की वैल्यू क्या आएगी यार। अब एक केस तो यार ये है कि डेल्टा ए एक केस है डेल्टा ए माइनस, देखो डेल्टा z क्या हो सकता है? डेल्टा z क्या क्या हो पा रहा है? एक केस हो रहा है डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और एक केस हो रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी मैंने पीछे बात की कि अगर आप दो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक केस में आपके पास 1 यूनिट का एरर रहा है, दूसरे केस में आपके पास 3 यूनिट का एरर आ रहा है, तो अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे और आपसे पूछेगा कोई कि इस एक्सपेरिमेंट में कितना पॉसिबल एरर हो सकता है, तो आप उसको 3 ही बोलोगे। ठीक ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ज़्यादा वाली चीज़ है ना, उसको हम प्रेफरेंस देंगे इसमें एरर में। तो जो डेल्टा जेड की वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये नहीं होगा माइनस वाला। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भले ही हम एडिशन कर रहे हैं, भले ही हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो z वाली टर्म है यार वो तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस हो जाएगी, एडिशन के केस में प्लस हो जाएगी, लेकिन जो डेल्टा z की टर्म है ना, वो दोनों ही केसेस में ऐड होगी, उनका दोनों ही केसेस में एडिशन होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा यहाँ पे। अब देखिए, जब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करेंगे ना, तो हम इसमें बात करेंगे फिर रिलेटिव एरर की यार। रिलेटिव एरर, जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो हम उसमें रिलेटिव एरर की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? अब वही है, मुझे इस बार a इंटू बी करना है यार। ठीक है, तो यानी z को क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस माइनस डेल्टा a, b को क्या लिखा जा सकता है? b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर इतनी बात? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद? ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? जेड से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। अगर मैं इसको जेड से डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए बी अपॉन जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड। और जेड था क्या यार? ए बी। अगर जेड ए बी था तो यहाँ पे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड ही है यार। ए बी था तो ये कटेगा पूरा, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस माइनस नीचे ए बी है तो ए से ए जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज़ देखिए, डेल्टा ए और डेल्टा बी ना यार बहुत छोटी चीज़ें हैं। पहले तो इसमें से एक उड़ा दो यार, ये कट रहा है। जो डेल्टा ए है ना और जो डेल्टा बी है वो खुद में ही बहुत छोटे हैं। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो तो और छोटे हो गए। जैसे 0.1 है, 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों छोटे नंबर है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो और छोटा हो गया, 0.02 हो गया, और डिवाइड में बड़े नंबर और है और छोटा हो गया। तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बन रहा है डेल्टा जेड अपॉन जेड का, वो भाई साहब क्या बन रहा है? डेल्टा जेड अपॉन जेड का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में इसको लिखते हैं, रिलेटिव एरर की फॉर्म में इसको लिखते हैं। क्लियर है?
अब डिवीजन के केस में क्या होता है, देखिए डिवीजन के केस में हम कैसे लिखते हैं, z हमें चाहिए a अपॉन b। डिवीजन के केस में z हमें चाहिए a अपॉन b। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन वाले केस में देखिए, मैं इसका आपको वो डेरिवेशन टाइप भी दिखा सकता हूँ जैसे इसमें किया है मैंने पूरा, लेकिन उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं बैठता है क्योंकि वो नहीं आता है। सच बात तो यही है। मैं कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं करके दिखा दूंगा उसको। लेकिन जैसे पिछले केस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमने क्या देखा कि जो डेल्टा जेड है ना वो हमेशा ऐड ही हो रहा था यार। एडिशन में भी ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हो रहा है। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, ऐसे ही जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, तो जब हम इसमें फ्रैक्शनल एरर को लिखते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो हम इसमें यही लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। भले ही वो डिवाइड में है, पिछले केस में वो मल्टीप्लाई में था। ये वही लॉजिक यूज़ करेंगे इसमें जो लॉजिक हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ किया। क्लियर है? अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका कर दूंगा। इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें, वो इजीली हो जाएगा। क्लियर है? अभी डिवीजन। अब अगर मैं पावर की बात करूँ, पावर ऑफ क्वांटिटी, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है z इज इक्वल्स टू ए की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर x। इसका मुझे एरर पता करना है यार। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है z इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है मान लीजिए, तो अगर मुझे इसमें एक्सप्रेशन पता करना है फ्रैक्शनल एरर का, तो वो क्या होगा, डेल्टा z अपॉन जेड तो इधर लिखेंगे, जो इधर पावर में बन रहा है ना उसको बाहर मल्टीप्लाई में ले आएंगे यार, और डेल्टा x अपॉन एक्स कर देंगे इसको, यानी जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको बात को याद रखनी है। अब यहाँ पे डेल्टा z है, देखिए डेल्टा z अपॉन जेड लिखेंगे। अब a की पावर है, a की पावर क्या है p, तो p को रखेंगे मल्टीप्लाई में डेल्टा a अपॉन a। जैसे जैसे यहाँ पे था ए इंटू बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें। अब प्लस क्यू, बी की पावर क्या है क्यू, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, प्लस देखिए भले ही वो डिवाइड में है लेकिन वो होगा प्लस ही, भले ही वो डिवाइड में है वो होगा प्लस ही। क्यों? क्योंकि यार अभी हमने देखा है कि एरर जो है वो ऐड ही होगा। सी की पावर क्या है एक्स, सी की पावर क्या है एक्स, एक्स आएगा सामने डेल्टा सी अपॉन सी, यानी फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आता है अगर मेरे पास पावर्स हैं। भले ही वो डिवाइड में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनस होने वाला है, वो प्लस ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, मतलब एरर वाला पार्ट। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको अच्छा लगा है तो। बाकी क्वेश्चंस इसके हम अगली वीडियो में या किसी दूसरी वीडियो में देख लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।